Hello and welcome to Supporting Learners. In this video, we will cover NCERT Exemplar of Class 12th Biology, Chapter 1 Reproduction in Organisms, short answer type questions. I have already done 2 videos of NCERT Exemplar covering MCQ questions and very short answer type questions. If you haven't watched it, I have mentioned the link in the description box. Click on that link and watch those videos as well. So starting with today's video with question number 1. Question number 1 says, in haploid organisms that undergo sexual reproduction, name the stage in the life cycle when meiosis occurs. Give reason for your answer. So इस क्वेश्चन में ये हमसे हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा है और दूसरा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है. तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लाइफ साइकिल याद करें इन प्लांट्स, तो सेक्सुअल लाइफ साइकिल 3 टाइप्स की हैं, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक. अगर यहाँ पर ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो लाइफ साइकिल कौन सी होगी? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज सीन इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स. इस लाइफ साइकिल को अगर हम थोड़ी सी डिस्कस करें तो इसमें क्या होता है? जाइगोट इज द डिप्लॉइड स्टेज. जाइगोट जो है दैट इज वन सेल्ड, दिस इज वन सेल्ड एंड दिस जाइगोट इज एक्चुअली डिप्लॉइड. दिस जाइगोट अंडरगोज मियोसिस. ठीक है, इसमें मियोटिक डिवीजन से क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं, राइट? स्पोर्स फॉर्म होते हैं एंड दीज स्पोर्स आर हैप्लॉइड. स्पोर्स आर हैप्लॉइड. और ये स्पोर्स क्योंकि हैप्लॉइड है, ये क्या बनाएंगे? ये माइटोसिस से, ये माइटोटिक डिवीजन से ये सेल्स, ये स्पोर्स डिवाइड करेंगे इसके सेल्स और ग्रो करेंगे और क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट. ठीक है, ये गैमेटोफाइट जो है, दिस इज द डोमिनेंट phase you can say in the life cycle of this haploid plant. ठीक है, this free living gametophyte, this is haploid. अब ये gametophyte क्या करेगा? इसमें क्या होगा? इसमें होगा gametogenesis. Gametogenesis, that is the process of formation of male and female gametes. So male and the female gametes will be formed. They will undergo syngamy, that is the fusion of male and female gamete, and by syngamy again the zygote will be formed. So in the life cycle you can see that zygote, this zygote is you can say the diploid structure and the sporophytic generation is actually represented by this zygote. ठीक है, तो आपने बताना है कि स्टेज में, इस लाइफ साइकिल में, पूरे स्टेज में मियोसिस कब हो रही है. सो मियोसिस हमने देखा कि यहाँ पर देखो मियोसिस हो रही है इस जाइगोट में. सो आंसर देख लेते हैं. जाइगोट इज द ओनली डिप्लॉइड स्टेज प्रेजेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स. ये हमने देख लिया इस लाइफ साइकिल में. डिप्लॉइड स्टेज टू बिकम हैप्लॉइड मियोसिस शुड अकर. अब इस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को अगर हैप्लॉइड बनना है तो इसे क्या करना पड़ेगा? मियोसिस करना पड़ेगा. So zygote is that stage when the meiosis occurs and haploid spores are formed which grow into a haploid individual. So ये meiosis से spores बनते हैं which are the haploid structure and these haploid structure basically form the haploid body, that is the body of the gametophyte. Moving on to question number 2. The number of taxa exhibiting asexual reproduction is drastically reduced in higher plants, that is angiosperms, and higher animals, vertebrates, as compared with lower groups of plants and animals. Analyze the possible reason for this situation. Question क्या कह रहा है? The number of taxa exhibiting asexual reproduction. जो taxa asexual reproduction exhibit करते हैं, जिनमें asexual reproduction होती है, ऐसे टैक्सा जो है उनका नंबर रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है व्हेन वी रीच दी हायर प्लांट्स. अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें, हायर प्लांट्स में आपके आते हैं एंजियोस्पर्म्स, और हायर एनिमल्स की बात करें तो उसमें वर्टिब्रेट्स आते हैं. इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन टैक्सा में होती है उनमें उसका नंबर कम होता है
और लोअर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स में अगर हम देखें तो उनमें एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स का नंबर ज़्यादा होता है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? सो इसका रीज़न है हायर प्लांट्स दैट इज एंजियोस्पर्म्स एंड हायर एनिमल्स दैट इज वर्टिब्रेट्स हैव अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यस, हायर ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है, उनका जो डिज़ाइन है, उनका जो स्ट्रक्चर है, दैट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। उनकी बॉडीज़ में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं एज कम्पेयर टू लोअर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो यूनिसेल्युलर हैं, या तो उनकी बॉडी में इतने ज़्यादा सेल्स नहीं हैं और इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है उनकी बॉडी। लोअर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं उनकी बॉडी सिंपल होती है, और हायर प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स माइटोसिस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है? माइटोसिस इन्वॉल्व होता है। कौन सी डिवीजन इन्वॉल्व होती है? माइटोसिस। माइटोसिस से एक सेल दो सेल में तो डिवाइड कर जाता है, बट mitosis cannot produce all kinds of differentiation which is required for making various types of tissues in the higher organisms. Differentiation का क्या मतलब होता है? जैसे कि cells जो हैं, cells are grouped together to form tissues, tissues are grouped together to form organs, organs are grouped together to form organ system. अब mitosis से एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है, बट डिफ्रेंशिएटेड सेल्स नहीं प्रोड्यूस होते हैं। और टिश्यूज जो हायर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होती हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन, वो सब चीज़ें जो हैं वो माइटोसिस से प्रोड्यूस नहीं हो पाती हैं। वो डिफ्रेंशिएशन माइटोसिस से नहीं आ पाएगी। ड्यू टू दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड इन हायर प्लांट्स। इसीलिए हायर प्लांट्स जो हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें नहीं इतनी प्रेफरेबल होती है। वो प्रेफर करते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज डिफरेंशिएशंस, सेल्स डिफरेंशिएट टू फॉर्म टिश्यूज ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स। सो हायर प्लांट्स में, हायर एनिमल्स में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होने की वजह से वो मियोसिस प्रेफर करते हैं, जिससे डिफरेंशिएशन possible होती है, and they have specialized organs and organ systems for reproduction, right? Question number 3. Honeybees produce their young ones only by sexual reproduction. In spite of this, in a colony of bees, we find both haploid and diploid individuals. Name the haploid and diploid individuals in the colony and analyze the reason behind their formation. अब वो कह रहा है कि honeybees में जो यंग वंस हैं वो प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हनी बीज शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन स्पाइट ऑफ दिस, अगर आप एक कॉलोनी ऑफ बीज देखोगे तो वहाँ पर आपको दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, हैप्लॉइड भी मिलेंगे और डिप्लॉइड भी मिलेंगे। तो आपने बताना है कि इनकी कॉलोनी में हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स कौन से होते हैं और डिप्लॉइड इंडिविजुअल्स कौन से होते हैं। तो बेसिकली हनी बीज में 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट आर द वर्कर बीज, जो यहाँ मेंशन्ड है, फर्स्ट वर्कर बीज, ठीक है। सेकेंड टाइप मिलेगा क्वीन और थर्ड मिलेगा ड्रोन्स, ठीक है। सो वर्कर फीमेल्स और क्वींस, फीमेल वर्कर्स एंड क्वींस, दे आर डिप्लॉइड। बेसिकली फीमेल्स जो होती हैं वो यहाँ पर क्या होती हैं, दे आर डिप्लॉइड, एंड मेल्स जो होते हैं दे आर हैप्लॉइड। सो अगर आपको यहाँ पर सेक्स डिटरमाइन भी करना हो तो आप कैसे करोगे, जो हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स हैं वो मेल्स हैं और जो डिप्लॉइड इंडिविजुअल्स हैं वो फीमेल्स हैं, वर्कर, फीमेल वर्कर्स एंड क्वींस, ठीक है। अब ये होता कैसे है, होता ऐसे है, देखो एक यहाँ पर फीमेल हनी बी है, यहाँ पर क्या है, फीमेल हनी बी, और एक मेल हनी बी है, ठीक है, मेल हनी बी। फीमेल्स जैसे कि मैंने अभी बताया ये क्या होंगी, ये डिप्लॉइड होंगी, और इनमें कितने इनके सोमैटिक सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 32 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। और जो मेल हनी बीज हैं दे आर हैप्लॉइड, सो देयर सोमैटिक सेल्स विल हैव 16 क्रोमोसोम्स। सोमैटिक सेल वो कोई भी सेल है विच इज अदर देन द जर्म सेल, ठीक है। जर्म सेल्स के यानी गैमीट्स के अलावा जो भी सेल है वो सोमैटिक सेल है, ठीक है। अब इसमें फीमेल हनी बी में मियोसिस होगी
और इसमें क्या बनेंगे, एग बनेगा, ठीक है, एग विल बी फॉर्म्ड एंड मेल हनी बी दैट विल अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म स्पर्म्स. स्पर्म्स आर हैप्लॉइड, एग इज ऑल्सो हैप्लॉइड, ठीक है. ये मेल हनी बी जो है वो एन है और स्पर्म्स क्या होते हैं, जर्म सेल्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड. तो ये किस प्रोसेस से बने होंगे, दे वुड बी फॉर्म्ड बाय माइटोसिस, ठीक है. अब क्या होता है, ये एग इफ दिस गेट्स फर्टिलाइज्ड विद द स्पर्म, ठीक है, यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन इफ इट अकर्स, देन द फीमेल विल बी फॉर्म्ड, है ना, क्योंकि एग जो है वो हैप्लॉइड है और स्पर्म भी क्या है, हैप्लॉइड है. सो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा एंड एनी डिप्लॉइड इंडिविजुअल दैट इज फॉर्म्ड इज फीमेल. सो यहाँ पर फीमेल होगा ये, ठीक है. तो कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 32 क्रोमोसोम्स होंगे फीमेल्स के सोमैटिक सेल्स में, 32 क्रोमोसोम्स, राइट. और ये जो है इफ दिस फीमेल इज फेड विद रॉयल जेली, अगर इसको हम फीड करते हैं रॉयल जेली से तो ये बना देगी क्वीन बी, ठीक है. दिस इज अगेन, दिस विल रिमेन हैप्लॉइड ओनली. एंड इफ दिस इट इज fed with the bred bee, then this will be the worker female worker होगी, ठीक है. and this will be obviously haploid, right. but फीमेल हनीबीज में कई बारी पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस भी होता है. सो इफ दैट एग रिमेन्स अनफर्टिलाइज्ड, अगर ये अनफर्टिलाइज्ड होता है और इसमें पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस हो जाता है, देन दिस विल फॉर्म ड्रोन्स बनेंगे विच आर मेल्स बिकॉज दे आर हैप्लॉइड, ठीक है. तो the fertilized egg, this is the fertilized egg, this fertilized egg will form the queen bee and the female worker bees, and the unfertilized egg that is formed by the process of parthenogenesis. Parthenogenesis is the development of the female gamete, that is the egg, into the individual विदाउट फर्टिलाइजेशन. ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, अनफर्टिलाइज्ड एग से ड्रोन्स फॉर्म होंगे एंड बिकॉज द फर्टिलाइजेशन हैज नॉट अकर्ड, सो ये एन जो है ये एन ही रहेगा. दिस विल फॉर्म अ हैप्लॉइड इंडिविजुअल एंड दिस हैप्लॉइड इंडिविजुअल इज द मेल एंड दोज मेल्स आर कॉल्ड द ड्रोन्स, राइट. सो अगर आपसे पूछा जाता है कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सा है, तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है आपका ड्रोन्स, मेल ड्रोन्स, और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है फीमेल हनीबीज एंड क्वींस, राइट. व्हाई, बिकॉज फर्टिलाइज्ड एग्स form the zygote to give rise to queen and worker, both are females, by the process of sexual reproduction. And unfertilized eggs, that is the ova, they develop into drones which are males by the process of parthenogenesis. Moving on to the question number 4. With which type of reproduction do we associate the reductional division? Analyze the reason for it. अब हमने किस टाइप की रिप्रोडक्शन में रिडक्शनल डिवीजन दैट इज meiosis. Why? Because the chromosome number is reduced to half in this type of division. So meiosis कौन से टाइप की रिप्रोडक्शन में होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है. रीजन क्या है, सी रिडक्शनल डिवीजन इज एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज फर्स्ट रीजन, sexual reproduction involves the fusion of two types of gametes from the male and female, which results in the diploid number of chromosomes in zygote. अगर हमें यहाँ पर zygote diploid चाहिए, zygote is always diploid, so यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर gametes चाहिए. We need the male gamete and we need the female gamete. They will fertilize to form this diploid structure that is the zygote, and these gametes are haploid. अब ये जो gametes form हुए हैं, male and the female gametes that are formed, they are formed from a diploid cell.
they are formed from a diploid cell. ये दोनों haploid gametes किसी diploid cell से फॉर्म हुए हैं by the process of meiosis. ठीक है, इन दोनों में meiosis होगी तभी haploid structure बनेंगे, राइट? क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि बॉडी के बेटा सारे के सारे सेल्स जो हैं somatic cells, they are diploid cells. The only haploid cells that we normally have is the germ cell. जो गैमीट्स हैं हमारे, ये जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट हैं, ये गैमीट्स ही केवल हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनता है. Other than that, every cell in the body, so that is the somatic cell, is a diploid cell. So that will obviously, if the chromosome number has to reduce to half, it has to undergo cell division called meiosis. Right? Second point, to ensure continuity of characters in a species, it is required to get haploid gametes where the chromosome number is reduced to half. अगर हमें कंटिन्यूटी चाहिए कैरेक्टर्स की एक स्पीशीज में तो हैप्लॉइड गैमीट्स जो हैं वो बनने बहुत जरूरी है. थर्ड पॉइंट, रिडक्शनल डिवीजन ऑल्सो इंश्योर्स द मेंटेनेंस ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम नंबर फॉर फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन. बिल्कुल सही बात है कि अगर हमें जेनरेशन टू जेनरेशन कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है इस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की, तो मियोसिस होना बहुत ज़रूरी है. ये डिप्लॉइड जाइगोट जो है दैट विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो. ठीक है, ये एम्ब्रियो में डेवलप होगा. एम्ब्रियो विल फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल बेसिकली, और वो उस न्यू इंडिविजुअल में भी फिर क्या होगा, जर्म सेल्स होंगे और सोमैटिक सेल्स होंगे. उनके जो सोमैटिक सेल्स हैं दे विल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म दोज गैमीट्स, एंड दोज गैमीट्स विल फर्टिलाइज. The male gamete will fertilize with the female gamete to form the zygote. So generation after generation इस क्रोमोसोम नंबर की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हमें मियोसिस जो है वो इंश्योर करनी पड़ेगी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में, राइट? क्वेश्चन नंबर 5. Is it possible to consider vegetative propagation observed in certain plants like bryophyllum, water hyacinth, ginger, etc. as a type of asexual reproduction? Give 2 or 3 reasons. See, bryophyllum, water hyacinth, ginger, इनमें हमने देखा है कि vegetative propagation होती है. ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑब्जर्व करी गई है, इज दिस अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सो यस, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या क्या रीजंस हैं इसके, ये देख लेते हैं. सो vegetative propagation in certain plants like bryophyllum, water hyacinth and ginger can be termed as asexual reproduction for the following reasons. First, it involves a single parent. Yes, asexual reproduction में भी हमें single parent चाहिए और vegetative propagation में भी हमें single parent ही involved रहता है. ठीक है. No formation and fusion of gametes. Formation and fusion of gametes तो sexual reproduction में होता है. Asexual reproduction में there is no formation and fusion of the gametes. And similar in the case of vegetative propagation. Vegetative propagation में the formation of new plants takes place with the help of the vegetative parts of the plants, for example the roots, stems and the leaves. इसमें gametes के requirement नहीं होता है. Third, no genetic or morphological variations are observed in the offsprings. तो बिल्कुल कोई variations नहीं आते हैं. They are the offsprings are the exact copies or very similar to the parents as well as to each other. So there are no or very little variations, both morphological and genetic. So because of these 3 reasons, the vegetative propagation is considered to be the type of asexual reproduction. Question number 6. Fertilization is not an obligatory event for
fruit production in certain plants, explain the statement. वो कह रहा है कि fertilization is not a rule. Fertilization कोई rule नहीं है fruit production में कुछ plants के लिए. इसका रीजन आपने बताना है, स्टेटमेंट को आपने एक्सप्लेन करना है. सो इसका आंसर है कि फर्टिलाइजेशन, यस, इट इज नॉट एन ऑब्लिगेटरी इवेंट. ऑब्लिगेटरी इवेंट मतलब कि कोई रूल नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्रूट फॉर्मेशन के लिए फर्टिलाइजेशन होगी ही होगी. ठीक है, क्योंकि कई फ्रूट्स में क्या होता है, सम फ्रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओवरी कॉल्ड द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. सो पार्थिनोकार्पी इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. बेसिकली आपका जो फ्रूट फॉर्मेशन है दैट इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स इट इज सीन, राइट. फ्रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? ओवरी. So ovary develops into fruit and this happens after fertilization when the male gamete has fused with the egg. जब male gamete female gamete के साथ fuse कर zygote बना चुका है तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं हमारे, जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है और ओव्यूल्स जो है वो सीड में डेवलप हो जाते हैं और ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाता है और सेपल्स और पेटल्स जो होते हैं ड्राई होकर ये दे विदर ऑफ. और ये सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद होता है. बट अगर फर्टिलाइजेशन कराए बिना ही हम ओवरी से फ्रूट डेवलप कर सकते हैं? यस, हम एक अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से फ्रूट्स डेवलप कर सकते हैं और उसे हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स. और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बनाना. बनाना इज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. और अदर सीडलेस फ्रूट जैसे पोमीग्रेनेट यानी कि अनार, ग्रेप्स, ये सब सीडलेस फ्रूट्स हैं. और हम पार्थिनोकार्पी को हमने 11th क्लास में देखा है कि पार्थिनोकार्पी हम इंड्यूस कर सकते हैं यूजिंग द हॉर्मोन्स लाइक ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन्स. इनको स्प्रे करते हैं हम. फ्लावर्स ऑफ दीज प्लांट्स आर स्प्रेड बाय ग्रोथ हार्मोन दैट इंड्यूसेस फ्रूट डेवलपमेंट even though fertilization has not occurred. Right, so this is all about, the answer in one word is parthenocarpy. Moving on to the question number 7. In a developing embryo, analyze the consequences if cell divisions are not followed by cell differentiation. Right, so क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर एक डेवलपिंग एम्ब्रियो में सेल डिविजन्स तो हो रही हैं, ठीक है, माइटोसिस से सेल्स डिवाइड तो कर रहे हैं, बट उनमें सेल डिफरेंशिएशन नहीं हो रही है. सो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे फ्यूचर में? सो आंसर इज सेल डिवीजन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सेल्स. यस, सेल डिवीजन यानी कि एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो रहा है, फिर वो 2 सेल्स 4 सेल्स बना रहे हैं, ये 4 सेल्स आगे 8 सेल्स बनाएंगे इस तरीके से, राइट. सो ये सेल का नंबर तो इंक्रीज हो रहा है. द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज बाय सेल डिवीजन इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो व्हाइल सेल डिफरेंशिएशन हेल्प्स टू प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज. ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि सेल्स जो हैं, सेल डिफरेंशिएट करने का क्या मतलब होता है कि सेल्स जो हैं वो डिफरेंट काइंड्स के टिश्यूज बनाएंगे एंड दीज टिश्यूज which could later develop various organs or and organ systems. So cell, फिर tissue, फिर organ, then organ systems. So ये process है cell differentiation का. However, if cell differentiation does not occur, the embryo cannot develop into a new individual. So अगर cell division होती जा रही है, so cells का number तो बढ़ता जाएगा body में, बट वो कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनाएगा, क्योंकि एक नए ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत है टिश्यूज़ की, प्रॉपर उसको एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है. वो सेल को टिश्यू बनने की ज़रूरत है, टिश्यू से फिर ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम्स बनेंगे, तभी एक हम कहेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म बना है. अगर नहीं होगा तो वो क्या है? इट इज़ जस्ट अ मास ऑफ सेल्स. वो एक मास ऑफ सेल्स है और कुछ नहीं है. सो इट विल be unable to develop into a new individual.
तो वो एक मास ऑफ सेल्स, एक बॉल ऑफ सेल्स जो है वो रह जाएगा, बट इट वोंट फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, राइट. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8. List the changes observed in an angiosperm flower subsequent to pollination and fertilization. Changes आपने बताने हैं subsequent to pollination and fertilization. So following changes, subsequent का मतलब कि after pollination and fertilization क्या क्या events होते हैं, ठीक है. So following changes take place in an angiosperm flower after pollination and fertilization. First, sepals, petals and stamens wither and fall off. ये सारे parts जो हैं ये सूख जाते हैं and they fall off. Zygote develops into embryo. Zygote जो fertilization से form हुआ है, after fertilization it will develop into embryo. And ovule develops into seed. See, ovary develops into fruit. ठीक है, एंड द फ्रूट डेवलप्स अ थिक आउटर कवरिंग कॉल्ड पेरिकार्प. सो दीज आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. इन पर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं और एमसीक्यूज में भी बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. आपको you have to select a post fertilization event. Moving on to the question number 9. Suggest a possible explanation why seeds in a plant in a pea pod are arranged in a row whereas those in tomato are scattered in the juicy pulp. ठीक है, सो पी पॉड में क्या होता है, सीड्स एक रो में अरेंज्ड होती हैं और टोमेटो में स्कैटर्ड होती हैं इन द जूसी पार्ट जो होता है, उसका पल्प जो होता है उसमें सीड्स स्कैटर्ड होती हैं. ये आपने देखा भी होगा. इसका रीजन पूछ रहा है वो. सो आंसर इज a pea pod is developed from monocarpellary unilocular and half superior ovary. ठीक है, monocarpellary unilocular means ऐसा गाइनोशियम जिसके पास एक ही कार्पल है. यूनिलॉक्यूलर मतलब जब आप उसके टीएस ऑफ ओवरी को ऑब्जर्व करते हो तो आपको उसमें एक ही चेम्बर यानी कि लॉक्यूल दिखेगा. सो ऐसे ओवरी से हमारा ये पी पॉड जो है वो डेवलप करता है. मेच्योरिटी के टाइम पर क्या होता है, ये फ्रूट इट इज अ डिहाइसेंट फ्रूट जो बेसिकली इट ब्रेक्स ओपन एंड द सीड्स आर डिस्पर्स्ड. ठीक है, तो जब ये फ्रूट मेच्योर हो जाता है देन द फ्रूट स्प्लिट्स अलोंग द डॉर्सल एंड वेंट्रल स्ट्रक्चर्स एंड डिस्चार्ज इट्स सीड्स. यहाँ इस डायग्राम में देखो, ये जो पॉड है, ये जो पी है, दिस इज अ लेग्यूमिनस प्लांट, ये एक लेग्यूम है. और इनमें क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है दिस फ्रूट, जब ये मेच्योर हो जाता, मेच्योरिटी के टाइम पर जब ये मेच्योर हो जाता है तो ये जो है डेहिसेंस हो जाता है इसका. ठीक है, और ये स्प्लिट ओपन हो जाता है, दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है और ओपन हो जाता है. और ये जो सीड्स होती हैं ये जो सीड्स आपको दिख रही हैं यहाँ पर, ये सीड्स जो हैं ये डिस्पर्स हो जाती हैं. ठीक है, इन गाइनोशियम विद सिंगल कार्पल ओव्यूल्स आर ऑलवेज अटैच्ड टू द वेंट्रल सरफेस. सो ये इसका वेंट्रल सरफेस है, दिस इज द वेंट्रल सरफेस एंड दिस इज द डॉर्सल सरफेस. ठीक है, सो ओव्यूल्स जो हैं वो हमेशा इस केस में जो गाइनोशियम विद सिंगल कार्पल जो है इसमें ओव्यूल्स, दीज आर द ओव्यूल्स. ठीक है, फ्यूचर सीड्स जिसको आप बोलते हो. ठीक है, तो ये वेंट्रल सरफेस पर अटैच्ड होती है. दिस रिजल्ट्स इन फ्रूट विद मार्जिनल प्लेसेंटेशन. तो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन शो करता है, यानी ये मार्जिन हैं इसके, ये मार्जिन है. ठीक है, इस मार्जिन पे क्या है, ओव्यूल्स जो हैं वो अटैच्ड है. सो इस प्लेसेंटेशन को, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन. द सीड्स आर अटैच्ड इन अ रो इन लेग्यूम और पी पॉड. सो इसका मेन रीजन जो हम कह सकते हैं वो ये है कि ये मोनोकार्पिलरी और यूनिलॉक्यूलर ओवरी है और इसका फ्रूट स्प्लिट कर जाता है और जिसका जो वेंट्रल सरफेस होता है उसमें देयर आर नंबर ऑफ ओव्यूल्स आर अटैच्ड एट द मार्जिन. राइट, अब अगर हम टोमेटो की बात करें तो टोमेटो डेवलप करता है फ्रॉम द सुपीरियर और द इंफीरियर ओवरी.
In this, the margins of carpels grow inward to the center of the ovary, dividing the central chamber into compartments called locules. इस डायग्राम से समझना जरा, ये देखो इसमें क्या होता है कि जो इस कार्पल के, ये जो कार्पल है इसके जो मार्जिन्स हैं, द मार्जिन्स ऑफ द कार्पल्स दे ग्रो इनवर्ड टू द सेंटर, ये अंदर की तरफ ग्रो कर जाते हैं टुवर्ड्स द ओवरी. यहाँ पे ओवरी होगा, ठीक है, ये अंदर की तरफ जो है इसके मार्जिन्स ग्रो कर जाते हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ओवरी. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सेंट्रल चेम्बर है दैट गेट्स डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स. ये 2 कंपार्टमेंट्स में यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे और यहाँ पर आपको 3 कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं. सो इसकी वजह से क्या बन जाते हैं, चेम्बर्स बन जाते हैं, जिसको हम, जो सेंट्रल चेम्बर है बेसिकली उसमें दैट गेट्स डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स. उन कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं लॉक्यूल्स. सो दैट द ओव्यूल्स आर अरेंज्ड रेडियली ऑन द एक्सिस. और ये जो ओव्यूल्स हैं, दीज आर द ओव्यूल्स, ये ओव्यूल्स हैं, दीज आर द ओव्यूल्स. ये ओव्यूल्स जो हैं ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं और रेडियली ऑन द एक्सिस, एक्सिस पे ये अरेंज्ड हैं. देखो, अटैच्ड बाय प्लेसेंटा दैट इज कॉल्ड एक्साइल प्लेसेंटेशन. ठीक है, और यहाँ पर ये जो सेंटर में है दिस इज दी प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है. सो दैट्स द रीजन द सीड्स आर एम्बेडेड इन द जूसी पल्प. राइट, सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10. Draw the sketches of a zoospore and a conidium. Mention the true dissimilarities between them and at least one common feature to both structures. So zoospores और conidium का डायग्राम आपको NCERT में गिवन है. These are the zoospores, ये zoospores हैं, and these are the conidia, ये conidia है. ठीक है, zoospores आपके algae, ये Chlamydomonas, क्लमाइडोमोनास में फॉर्म होते हैं, और कोनिडिया आर सीन इन पेनिसिलियम. ठीक है, पेनिसिलियम इज अ फंजाई एंड क्लमाइडोमोनास इज अ ग्रीन एल्गे. राइट, अब इसमें डिसिमिलैरिटीज क्या हैं? क्वेश्चन ने हमसे डिसिमिलैरिटीज और कॉमन फीचर्स दोनों पूछे हैं. पहले डिसिमिलैरिटीज देख लेते हैं. डिसिमिलैरिटीज ये हैं कि ज़ूस्पोर्स जो हैं दे आर फ्लैजिलेटेड. यहाँ पर आपको फ्लैजिला दिख रहे हैं. ठीक है, बाय फ्लैजिलेटेड होते हैं, विच द फ्लैजिला ऑब्वियसली हेल्प्स इन द मूवमेंट. एंड कोनिडिया आर नॉन फ्लैजिलेटेड. कोनिडिया में कोई भी फ्लैजिला नहीं होते हैं. और दूसरा डिफरेंस ये है कि जो आपके ज़ूस्पोर्स हैं दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोरेंजियम. ये देखो, दे आर, दिस इज द ज़ूस्पोरेंजियम, दिस स्ट्रक्चर in which the zoospores are formed, they are called, that is called the zoosporangium. तो ये zoosporangium के अंदर फॉर्म होते हैं. तो इसकी फॉर्मेशन क्या होती है? एंडोजीनस. ठीक है, एंडो मीन्स इनसाइड. इनसाइड व्हाट? इनसाइड अ sporangium. Right, so they are formed endogenously. एंड कोनिडिया, कोनिडिया जो है ये बाहर फॉर्म होते हैं. दे आर फॉर्म्ड एक्सोजिनसली एट द टिप ऑफ द कोनिडियोफोर. दीज आर द कोनिडियोफोर्स. कोनिडियोफोर्स, राइट. सो दे आर नॉट फॉर्म्ड इनसाइड एनी चेम्बर, दे आर फॉर्म्ड एक्सोजिनसली एट, यहाँ पर एट होना चाहिए, एट द टिप ऑफ कोनिडियोफोर्स. और सिमिलैरिटी, कॉमन फीचर is that both are asexual reproductive structures. ये दोनों ही asexual structures हैं. ठीक है, asexual reproduction में help करते हैं ये. Right, so question number 11. Justify the statement vegetative reproduction is also a type of asexual reproduction. ये ऐसा question हम पीछे भी कर चुके हैं, जहां पर हमने डिस्कस करा था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. राइट,
involves single parent, no formation of fusion of gametes, कोई gametes नहीं form होते हैं, fusion नहीं होती है, and no genetic or morphological variations are seen in the offsprings, right? So new plants जो form होते हैं, they are from the vegetative units or vegetative propagules such as buds. Buds जो हैं जैसे leaf buds होते हैं in bryophyllum, leaf buds of bryophyllum, ठीक है. Tuber, example is potato tuber. Potato tuber. Rhizome, ginger is an example of rhizome, ठीक है. Vegetative propagules किसमें, rhizome are the vegetative propagules of ginger, ठीक है. सो इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. और asexual reproduction is also, vegetative reproduction is also a type of asexual reproduction. We have mentioned these 3 reasons. So thank you for watching this video.